Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम्स। तो हमने किडनी के रिलेट जो भी डिजीज है वो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। सो फर्स्ट इज किडनी स्टोन। स्टोन मटेरियल इज फाउंड इन किडनी एंड कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन किडनी। तो कोई भी स्टोन मटेरियल अगर हमारी किडनी में बन जाए तो वो किडनी में प्रॉब्लम काज कर सकता है। किस तरह की प्रॉब्लम? के यूरिन के डिस्चार्ज की प्रॉब्लम या यूरिन की फॉर्मेशन की प्रॉब्लम। तो इसमें हमारी बॉडी में भी डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं। लाइक अगर हम यहाँ देखें तो ये हमें स्टोन नजर आ रही है, ये होती है किडनी स्टोन जो डिफरेंट प्लेसेस पे बन रही हैं। अगर ये किडनी के अंदर बन रही है तो इतनी वो हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जब वो अगर उसकी शेप जो है वो ज़्यादा बड़ी है और वो यूरिटर की ओपनिंग तक आ जाए और यूरिटर में स्टक हो जाए तो फिर प्रॉब्लम काज होती है, क्योंकि यूरिटर ही एक ऐसी ट्यूब्यूल है जो यूरिन को किडनी से निकालती है। तो अगर यूरिन किडनी से ही ना निकलेगा तो फिर डिफरेंट प्रॉब्लम काज हो सकती हैं। स्टोन आर केमिकल इन नेचर। तो जो भी स्टोन किडनी में बन रही है वो केमिकल्स ही होते हैं बेसिकली। वो हम डिस्कस करते हैं कौन से केमिकल हैं। फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक डिजीज लाइक हाइपरकैल्सीमिया। तो अगर हम एक डिजीज देखें हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं कैल्शियम की क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। बज़ाहिर तो हमें ये लगता है ना कि कैल्शियम जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर वो क्वांटिटी में ज्यादा हो जाए, कंसंट्रेशन में ज्यादा हो जाए तो फिर हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम भी काज कर सकता है। लाइक अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया है तो अब उसको रिमूव करना है किडनी ने। तो अगर हम वाटर जो है वो कम यूज कर रहे हैं, कम ड्रिंक कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, किसी और केमिकल के साथ ये मिल जाएगा कैल्शियम और फिर उसके क्रिस्टल बन जाएंगे और वो क्रिस्टल जो है स्टोन बना देते हैं किडनी में। Another condition is called hyperoxaluria। तो दूसरी कंडीशन है हाइपरऑक्सैलुरिया। ऑक्सैलुरिया कहते हैं ऑक्सलेट आयन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर कम हो जाए फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर अब कैल्शियम का लेवल भी ज्यादा है, ऑक्सलेट का भी ज्यादा है, तो कैल्शियम और ऑक्सलेट आयन आपस में मिलेंगे तो एक न्यू केमिकल बन जाएगा जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में है। तो अगर हम वाटर कम यूज कर रहे हैं तो हमारा किडनी जो है उसको रिमूव नहीं कर पा रहा, तो वो हमारे किडनी के अंदर ही क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, वहां पे सेटल होना शुरू हो जाएंगे और सेटल होते होते एक बहुत बड़ा स्टोन बना देते हैं जो फिर हमारी किडनी में डिफरेंट प्रॉब्लम काज कर सकता है। कैल्शियम एंड ऑक्सलेट कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ऑक्सलेट प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल एंड टोमेटोज। तो ऑक्सलेट का जो रिच सोर्स है वो वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और टोमेटोज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसे खाना ही नहीं है, खाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमें फिर वाटर की जो है ना क्वांटिटी वो भी ज्यादा रिक्वायर होती है। तो इसलिए अगर आपने कभी भी ग्रीन वेजिटेबल या टोमेटो खा रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको ज्यादा वाटर की क्वांटिटी चाहिए होती है, ज्यादा वाटर आपने कंज्यूम करना है, ज्यादा वाटर आपने ड्रिंक करना है। तो वो आपके किडनी के लिए भी बेस्ट है और आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। तो अगर हमने वाटर कम यूज किया और कैल्शियम और ऑक्सलेट जो है ये मिले और कैल्शियम ऑक्सलेट बन गया, क्योंकि ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं और वो फिर सेटल होके स्टोन बना देते हैं। 70% कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन प्रेजेंट। तो जो भी किडनी स्टोन प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट में होती है तो उस जो भी पेशेंट देखे गए हैं उनमें से 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टोन बन रही होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन रही होती है। अदर टाइप ऑफ स्टोन लाइक कैल्शियम फॉस्फेट 15% एंड यूरिक एसिड 10%। तो कि काफी हद तक जो है कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड भी जो किडनी स्टोन वो बनाते हैं। तो इसलिए ये तीनों हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं इसको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रिक्वायर होती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम वाटर जो है ना ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया करें।
तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप वाटर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इससे आपका जो किडनी है वो फ्रेश रहेगा और उसके अंदर कोई भी क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी और कोई भी किडनी स्टोन प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब हमने जो किडनी स्टोन बन गया है अब उसका हमने इलाज करना है, उसको क्योर करना है, तो वो किस तरह करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। किडनी स्टोन इज रिमूव बाय सर्जरी। तो इसकी जो फर्स्ट मेथड है वो है किडनी स्टोन रिमूव करने के लिए सर्जरी की जाती है। ये काफी पुराना मेथड है लेकिन अब जो न्यू मेथड आया है वो हम देखते हैं। प्रेजेंटली किडनी स्टोन इज रिमूव बाय लिथोट्रिप्सी। तो अब जो मेथड यूज किया जा रहा है वो है लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, हम जर्नल देखते हैं कि ये है पेशेंट, तो इसके ऊपर ये एक एक्सरे या अल्ट्रासाउंड मशीन लगी होती है। तो वो हाई क्वांटिटी में एक्सरे या अल्ट्रासाउंड मशीन जहाँ पे किडनी है, जहाँ पे जिस किडनी में स्टोन है तो वहाँ पे जो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की हाई क्वांटिटी जो है वो फॉलो की जाती है। तो वो डायरेक्ट जाकर अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है ये शॉक है, ये वेव्स हैं जो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की। तो ये जो स्टोन है, ये जो आपको बॉल से नजर आ रहे हैं, ये स्टोन है, तो इसके ऊपर फॉल होगी। जब इसके ऊपर फॉल होगी तो ये ग्राइंड हो जाएंगे, टूट जाएंगे और जो स्मॉल पीसेस में टूट जाएंगे। लाइक अगर हम ये थर्ड फॉर्म देखें तो ये जो अब इसकी जो ना काफी ग्राइंड हो चुके हैं, काफी छोटे पीस हो चुके हैं, इसके जो साइज है वो बहुत ही कम हो चुका है। तो ये हमारे जो यूरिन के थ्रू फिर हमारी बॉडी से इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये बेस्ट मेथड है लिथोट्रिप्सी जो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट के लिए। एक्स्ट्रा corporeal shock of high concentration of x-rays and ultrasound from a machine outside the body towards inside। वही बात कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक उसे कहते हैं जो बॉडी से बाहर दिया जाए, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक। तो ये बॉडी से बाहर जो है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे मशीन लगी है और वहां से एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जो है वो हाई क्वांटिटी में फॉल किया जा रहा है किडनी पे, और उस किडनी में फॉल होगा जहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है। तो वो स्टोन के ऊपर फॉल होगा, स्टोन को फिर वो ग्राइंड कर देगा, छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर देगा, फिर वो यूरेटर से इजीली पास होकर बॉडी से बाहर चला जाएगा। ड्यू टू शॉक स्टोन ब्रेक्स इनटू टीनी पीसेस एंड आउट थ्रू यूरिन। तो शॉक की वजह से स्टोन जो है वो ब्रेक कर जाएंगे टीनी पीसेस में और फिर वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएंगे इजीली। रीनल फेलियर। तो नेक्स्ट जो डिजीज है रीनल फेलियर। वेरियस फैक्टर ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय नेफ्रॉन पर्टिकुलरली ग्लोमेरुलस पार्ट। तो रीनल फेलियर उस वक्त होता है जब नेफ्रॉन का पार्ट ग्लोमेरुलस, जिसने हमारे ब्लड को वॉश करना होता है डिफरेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट से, तो अगर वो डैमेज हो जाए, वो काम ही ना करे, तो उसको कहते हैं रीनल फेलियर। ड्यू टू दिस यूरिया लेवल इंक्रीज इन ब्लड एंड कॉज मेनी कॉम्प्लिकेशन लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया। तो अगर हमारा ब्लड जो है वो वॉश ही नहीं होगा तो उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो बॉडी से रिमूव ही नहीं होगी, तो फिर हमारी बॉडी में उसकी अकोमोडेशन हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगे। लाइक अगर यूरिया देखें तो वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन काज करेगा, जिसमें ब्लड प्रेशर है और अनीमिया है और भी डिफरेंट केसेस हैं। स्टोन भी हो सकता है और बोन्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। नाउ अब इसका क्योर क्या है? डायलिसिस। In chronic renal failure, kidney is unable to remove urea and nitrogenous waste, so it is treated by dialysis। तो डायलिसिस क्या है कि जब बहुत ही ज़्यादा यानी कि किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ गया है, यानी कि कोई भी वेस्ट सब्सटेंस यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट वो अब वॉश नहीं कर रहा हमारे ब्लड से उसको रिमूव नहीं कर रहा,
तो फिर उसके लिए हमें डायलिसिस करना पड़ता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो डायलिसिस की दो टाइप हैं। फर्स्ट इज हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग द ब्लड। हेमो मीन कहते हैं ब्लड को और डायलिसिस कहते हैं क्लीनिंग को। किसी भी चीज को क्लीन करना उसको कहते हैं डायलिसिस, और हेमो का मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड की क्लीनिंग को क्या कहते हैं? हेमोडायलिसिस। ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन विच कंटेन अ डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये पेशेंट है और इसके बाजू जो है इसके साथ दो हमें नजर आ रहे हैं, कैथेटर लगे हुए हैं, बर्नौला जिसे कहते हैं। तो एक जो लगा हुआ है वो है आर्टरी के साथ, यानी कि आर्टरी हम क्या करती है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है हार्ट से। तो ये आर्टरी के साथ लगा हुआ है और इसने ब्लड ले जाना है इधर। ये जो है ये है डायलिसिस मशीन। अब ये जो रेड कलर के ट्यूब्यूल नजर आ रही हैं इसमें हमारा ब्लड होगा, और ये जो ब्लू कलर का है जो इसके अराउंड है तो इसके अंदर डायलाइजर फ्लूइड है। तो क्या होगा कि ये जो ट्यूब्यूल है ये पोरस होती हैं, तो इसमें जो भी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगी, वो डिफ्यूज करके इस फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे। तो ब्लड जो है वो मूव करता हुआ इस वेन के थ्रू फिर दोबारा उस पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इस डायलिसिस फ्लूइड में रह जाएगा। डायलाइजर हैज टू स्पेसिस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। वही बात कि इसके दो स्पेसिस हैं, एक ये ट्यूब्यूल वाली जिसमें ब्लड होगा और दूसरी जिसमें डायलाइजर फ्लूइड होगा। ब्लड passes from one side of the membrane and dialysis fluid on the other side। तो डायलिसिस फ्लूइड जो है वो दूसरी साइड पे होगा और ब्लड जो है ये इस रेड ट्यूब्यूल में होगा। The waste and excess water passes from the blood through the membrane into the dialysis fluid। तो इसमें हम जो ब्लड है वो मूव कर रहा है, तो क्योंकि ये ट्यूब्यूल पोरस है तो इस ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो डिफ्यूज करके डायलाइजर फ्लूइड में चली जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज पेरिटोनियम डायलिसिस। In abdominal peritoneum cavity is lined by epithelium called peritoneum। तो अगर हम देखें हमारी जो बॉडी है, तो इस हमारी बॉडी बेली की बात करें तो बेली ये है हमारा बेली, तो इसके नीचे होता है स्टमक। तो स्टमक के नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर स्टमक फिट होता है, तो उसको कहते हैं पेरिटोनियम। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैथेटर के थ्रू यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं इस कैविटी में। तो कैविटी की जो लाइनिंग है उसको कहते हैं एपिथेलियम, वो होती है पेरिटोनियम, वो होती है पोरस। तो क्या होगा, पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड दैट इंटर द बॉडी थ्रू कैथेटर। तो कैथेटर के थ्रू हमने यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड डाल देना। ये जो ब्लू कलर का है डायलिसिस फ्लूइड है। Excess water and nitrogen waste passes through peritoneum into the dialysis fluid। तो जो भी बॉडी के सराउंडिंग एरिया होगा वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगी, जो एक्सेस वाटर होगा, वो पेरिटोनियम जो है ये पोरस होती है, तो यहाँ से डिफ्यूज करके इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में, जहां पे अगर साल की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल इधर ज्यादा है, ये हाइपरटोनिक है, तो बॉडी का जो वाटर एक्सेस वाटर होगा वो इसमें मूव कर जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे हाइपरटोनिक है तो फिर जो बॉडी का जो साल, जो भी सोल्यूट, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सोल्यूट की फॉर्म में होता है, तो वो फिर इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। फिर इस फ्लूइड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। रिपीटेड सेवरल टाइम इन अ डे। तो अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये डायलिसिस जो है ये हमें
एक दिन में काफ़ी मरतबा करना पड़ता है। जो अगर इसकी रीज़न देखी जाए तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों पेरिटोनियल डायलिसिस जो एक दिन में काफ़ी मरतबा किया जाता है। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि जब हमने पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड डाला तो उसने इसके सराउंडिंग एरिया में जो भी ब्लड प्रेजेंट था उसके अंदर वेस्ट मटेरियल, यूरिया या नाइट्रोजनियस वेस्ट जो भी प्रेजेंट थी वो अपने अंदर इसने अब्जॉर्ब कर ली। अब जो अब्जॉर्ब कर ली, अब इसके जो सराउंडिंग एरिया है वो बिल्कुल वॉश हो चुका है वेस्ट मटेरियल से, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद किसी और बॉडी पार्ट से, क्योंकि ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है, तो किसी और बॉडी पार्ट से फिर वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा हमने क्या करना है कि फिर डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में डालना है, वो फिर इस वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको बॉडी से रिमूव कर देना है। तो ये प्रोसेस इसलिए कंटिन्यूसली एक दिन में 5 मरतबा ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। जबकि हेमोडायलिसिस में क्या होता है कि उसमें जो प्रोसेस होता है वो 1 मंथ या 15 डेज के बाद किया जाता है। तो डायलिसिस जो है वर्क लाइक अ किडनी, तो वो किडनी की तरह काम करता है। यूज्ड आफ्टर किडनी फेलियर, तो ये जब किडनी फेल हो चुका होता है, जब वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, तो उस वक्त डायलिसिस की जाती है। नाउ द लास्ट वन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस इज अ टेम्परेरी मेजर, तो जो हम डायलिसिस कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, वो कोई भी क्योर नहीं है, वो तो सिर्फ बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंस से बचाने के लिए किया जा रहा है। तो ये डायलिसिस जो एक मशीन को अपने पास रखना, तो ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। तो किसी पेरिटोनियल में बार बार कैथेटर लगाना, एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में, तो ये भी काफ़ी पेनफुल भी है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। In high degree renal failure, uremia or end-stage renal disease, dialysis is not done. तो अगर बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूरिया जो जमा हो जाए तो उस वजह से बॉडी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो उसमें एक डिजीज़ है यूरेमिया, जिसमें यूरिया की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो इसकी जो एंड स्टेज होती है जहाँ पे किडनी बिल्कुल फेल हो चुका होता है, तो उस वक्त जो है ना एक ही ऑप्शन रहता होता है पेशेंट के पास कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सके, क्योंकि डायलिसिस उस वक्त कोई भी जो हेल्पफुल नहीं होती। सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी इज रिक्वायर्ड, तो सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रिक्वायर होती है। मैचिंग डोनर ऑफ किडनी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कोई भी डोनर लोग जो है उसको देखा जाता है, कोई डोनर है जो अपना किडनी डोनेट कर सके इस पेशेंट को, तो फिर उसका किडनी के टिश्यू और इसके टिश्यू को मैच किया जाता है। अगर उनके टिश्यू और पेशेंट का टिश्यू मैच हो जाए तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पॉसिबल होती है। अगर टिश्यू आपस में मैच ना हो तो फिर टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है, तो फिर अगर किडनी ट्रांसप्लांट कर भी दिया जाए तो फिर वो कुछ दिनों के बाद वो भी नकारा हो जाता है। सो आज का हमारा टॉपिक क्लोज हुआ, किडनी प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।